नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम एहसास पर बात करने वाले हैं जो शायद कई बुजुर्ग महसूस करते हैं। हाँ। समाज में अपनी भूमिका क्या है, अपनी उपयोगिता, अपना उद्देश्य, इसको लेके एक कश्मकश सी अक्सर मन में आता होगा कि भाई अब हमारी जरूरत क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, बहुत ही आम सा एहसास है आजकल। हाँ, जबकि उनके पास होता क्या है, जीवन भर का निचोड़ है ना, कितनी घटनाएं, उत्सव, उतार चढ़ाव सब देखा होता है। अनुभव का पूरा खजाना होता है। वही, क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसका एक लंबा पक्का हुआ अनुभव होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, खासकर जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उनके साथ कई बार एक दूरी सी महसूस होती है। एक वो जिसे कहते हैं जनरेशन गैप। हाँ, ये जनरेशन गैप वाली बात तो बहुत सुनने में आती है। और फिर उनको लगता है कि शायद उनकी बातें अब उतनी काम की नहीं रही, या शायद कोई समझ नहीं रहा। कर 60 साल के बाद की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालते हैं। हाँ, जीवन विद्या में इस पर काफी स्पष्टता है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और कुछ उदाहरण भी हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि जीवन विद्या बुजुर्गों के लिए एक सार्थक, एक सक्रिय भूमिका का क्या रास्ता दिखाती है। हाँ, जरूर। एक तरफ तो जिंदगी भर का अनुभव, सीख, यादें, और दूसरी तरफ कभी कभी वो खालीपन का एहसास या ये सवाल कि अब मेरा क्या काम। इसी विरोधाभास को आज हम जीवन विद्या के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, जीवन विद्या ना इस पूरी स्थिति को समझने के लिए उम्र पर आधारित जीवन के चरणों का एक ढांचा देती है। अच्छा, उम्र पर आधारित चरण। हाँ, और इसका मानना है कि हर चरण सिर्फ गुजरते हुए साल नहीं है, बल्कि हर चरण का एक खास मकसद है, एक खास अभ्यास है और एक खास दृष्टि है, मतलब देखने का एक नजरिया। दृष्टि, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये सिर्फ उम्र बीतने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की समझ के विकास की यात्रा है। समझ का विकास। बिल्कुल। और ये ढांचा जो बुजुर्गों की उपयोगिता वाला सवाल है ना, उसको बिल्कुल नए ढंग से देखने में मदद करता है। अच्छा, तो ये चरण क्या है, कौन कौन से चरण है? मोटे तौर पर देखें तो 4 मुख्य चरण बताए गए हैं। 4, ठीक है। पहले 3 को अगर संक्षेप में देखें तो पहला है जन्म से लेकर करीब 20 साल तक का समय। 20 साल तक। हाँ, यह है शिक्षा का समय, सीखने का। यहाँ कोशिश होती है एक स्वायत्त मानव बनने की। स्वायत्त मानव, इसका मतलब ऐसा इंसान जो सही गलत को समझ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ज्ञान, समझ, सही जीने की आप कह सकते हैं नींव इसी दौरान पड़ती है। अच्छा, तो ये नींव का समय है। बिल्कुल। इसके बाद आता है दूसरा चरण, करीब 20 से 40 साल की उम्र तक। 20 से 40, ठीक है। इसे मानव पद कहा गया है और यहाँ न्याय दृष्टि प्रमुख होती है। न्याय दृष्टि, ये क्या है? न्याय दृष्टि मतलब रिश्तों को सही समझना और निभाना। इस उम्र में इंसान का ध्यान मुख्य रूप से अपने परिवार पर होता है। परिवार पर, हाँ। लक्ष्य होता है कि परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य उसे न्यायपूर्ण तरीके से निभाए और इसे प्रमाणित करें। यहीं पर व्यक्ति पहली बार कह सकते हैं समाज की जो सबसे छोटी इकाई है, परिवार, उसमें अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। और हमारे नोट्स में भी लिखा है कि इसी चरण में व्यक्ति अपने तन, मन और धन, इनका इस्तेमाल 3 चीजों के लिए करता है: जनबल, धनबल और यश बल। हाँ, बिल्कुल सही। तन यानी शारीरिक क्षमता, मन यानी सोच विचार और धन यानी संसाधन। इनका उपयोग परिवार का साथ पाने, जनबल, आर्थिक सुरक्षा, धनबल और समाज में एक पहचान, प्रतिष्ठा, यश बल बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा चरण। फिर तीसरा चरण आता है करीब 40 से 60 साल तक का। इसे देव मानव पद कहा गया है। देव मानव पद। हाँ, और यहाँ दृष्टि बदलती है, अब धर्म दृष्टि प्रमुख हो जाती है। पहले न्याय दृष्टि, अब धर्म दृष्टि। इसका क्या मतलब? धर्म दृष्टि मतलब व्यवस्था की नजर से सोचना। अब व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर सोचता है। अच्छा। उसका ध्यान समाज पर जाता है, व्यवस्था पर, बड़े समूह के हित पर। वो सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं रहता, बल्कि समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनकर योगदान देना चाहता है। व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका देखता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए पहले चिंता थी कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अब चिंता होती है कि मोहल्ले के या शहर के सब बच्चे कैसे पढ़े, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो। ये धर्म दृष्टि है। समझ गई, दायरा बड़ा हो गया। बिल्कुल। और इस 40 से 60 वाले चरण में तन मन धन का जो नियोजन है, मतलब उनका इस्तेमाल,
वो मुख्य रूप से यश बल के लिए होता है, समाज में प्रतिष्ठा, योगदान, इसके लिए। अच्छा, क्योंकि तब तक जनबल और धनबल शायद सज चुके होते हैं। हाँ, माना जाता है कि वो काफी हद तक सद चुके होते हैं। तो ये साफ दिखता है कि कैसे इंसान का दायरा धीरे धीरे खुद से परिवार और फिर परिवार से समाज की ओर फैलता है। ये विकास का क्रम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, ये क्रमिक विकास। हर चरण के साथ सिर्फ भूमिका नहीं बदल रही, हाँ, बल्कि देखने का नजरिया, वो दृष्टि बदल रही है। परिवार केंद्रित न्याय दृष्टि से समाज केंद्रित धर्म दृष्टि की ओर जाना, ये असल में समझ का गहरा होना है। जैसे पहले एक कमरे पर ध्यान था, फिर पूरे घर की चिंता होने लगी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और साथ ही आप अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने साधन वो कहाँ लगा रहे हैं, उसका मकसद भी बदल रहा है। निजी जरूरतों से सामाजिक योगदान और प्रतिष्ठा की तरफ। हाँ, ये क्रम तो समझ आ गया। पहले परिवार, फिर समाज। लेकिन अब आते हैं उस चरण पर जो आज हमारी चर्चा का खास मुद्दा है, 60 वर्ष के बाद का जीवन। हाँ, जीवन विद्या में इसे दिव्य मानव पद या पदमुक्त अवस्था कहा गया है। और यहाँ बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि ये उम्र के इस पड़ाव को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। इस चरण की जो मुख्य दृष्टि है वो है सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि। अब ये क्या है? न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि और अब सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि का मतलब है अस्तित्व को, वास्तविकता को उसकी पूरी समग्रता में देखना, जैसा है वैसा समझना। अच्छा। और व्यवहार में इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने पराये, जात पात, मेरा गांव तेरा गांव, मेरा देश तेरा देश, ये जो सीमित पहचाने हैं ना, हाँ, इनके दायरे से ऊपर उठ जाता है। वो इन संकीर्ण दीवारों को गिरा देता है। वो महसूस करने लगता है कि मूल रूप में सब एक हैं। सब एक है। हाँ, इसे ही अनन्यता की भावना कहा गया है, मतलब कोई अन्य नहीं है। अच्छा। जैसे वो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात कि पूरी धरती ही परिवार है। हाँ, कुछ वैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे जिया जाता है। अनुभव। कोई अन्य नहीं है कि भावना का मतलब है दिल से ये महसूस करना कि दुनिया में कोई भी पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, देश या प्रजाति के हों। इस अवस्था में जीना ही सत्य दृष्टि का प्रमाण है। वाह! तो फिर इस उम्र का, इस दिव्य मानव पद का परम उद्देश्य क्या बताया गया है? नोट्स में लिखा है उपकार और करुणा। बिल्कुल, दिव्य मानव पद का सार ही यही है। अब जीवन किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अब जीवन है केवल और केवल उपकार के लिए। उपकार यानी दूसरों के भले के लिए जीना, उनकी जागृति के लिए जीना, बिना किसी अपेक्षा के। और ये निकलता है करुणा से। करुणा से कैसे? जब आप हर किसी में अपनापन देखते हैं, जब कोई अन्य नहीं है वाली भावना होती है, तो स्वाभाविक रूप से उनके हित के लिए सोचते हैं, करते हैं। और देखिए, ये बात सीधे सीधे बुजुर्गों की उस भावना को संबोधित करती है जहां वो अपनी उपयोगिता पर शक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जीवन विद्या यहाँ रिटायरमेंट या खाली बैठने का सुझाव नहीं दे रही, बल्कि ये तो जीवन की सबसे सक्रिय, सबसे गहरी भूमिका का प्रस्ताव है। उपकार की भूमिका, मार्गदर्शन की भूमिका। ये तो बहुत ही पावरफुल बात है। तो फिर इस अवस्था में तन, मन, धन का नियोजन कैसे होता है? वो जो यश बल की कामना थी, उसका क्या? देखिए, इस चरण तक पहुंचते पहुंचते ये माना जाता है कि यश बल की कामना भी या तो पूरी हो चुकी होती है या वो गौण हो जाती है, उतनी जरूरी नहीं रह जाती। अच्छा। अब व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता, तन, अपनी सोच और समझ, मन और अपने संसाधन, धन का इस्तेमाल किसी निजी लाभ या समाज में नाम कमाने के लिए नहीं करता। तो फिर किस लिए? इनका एकमात्र नियोजन होता है उपकार के अर्थ में। मतलब अपनी बची हुई ऊर्जा, अपना अनुभव, अपनी समझ, अपना धन, सब कुछ दूसरों की भलाई में, समाज की बेहतरी में और खासकर अगली पीढ़ी की जागरूकता में मदद करने के लिए समर्पित होता है। वाह! संसाधनों का अंतिम और सबसे सार्थक उपयोग। बिल्कुल। तो इस दिव्य मानव पद या उपकार की अवस्था में जीवन विद्या खास तौर पर बुजुर्गों के लिए 3 मुख्य भूमिकाओं या कह लें कार्यक्षेत्र सुझाती है ना? हाँ, 3 प्रमुख भूमिकाएं बताई गई हैं। पहली भूमिका है अगली पीढ़ी का उत्साहवर्धन करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनका अनुमोदन करना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों और युवाओं को
डांटने फटकारने या रोकने टोकने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना। हाँ, प्रोत्साहित करना, उन्हें नए काम करने के अवसर देना, उनकी कोशिशों की तारीफ करना और उनके लिए एक प्रेरणा बनना। ये पहली भूमिका तो आज के समय में बहुत जरूरी लगती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर युवाओं की आलोचना ज्यादा करते हैं, नुक्स निकालते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जीवन विद्या उत्साहवर्धन पर जोर देती है और ये सीधे तौर पर आदरणीय ए नागराज जी के उस गहरे सूत्र से जुड़ती है जो उन्होंने दिया, आगे की पीढ़ी आगे। आगे की पीढ़ी आगे, ये सूत्र हमने शुरू में भी सुना था। सुनने में तो सरल है, पर इसका गहरा मतलब क्या है और ये उस जनरेशन गैप वाली समस्या को कैसे हल करता है? इसका मतलब बहुत गहरा है और इसे समझना आज के बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता, जीने के तौर तरीके, समाज की व्यवस्थाएं, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? पिछली पीढ़ियों से। हाँ, विरासत में मिलती हैं। हम शून्य से तो शुरू नहीं करते। तो वर्तमान पीढ़ी उस विरासत को लेती है, उसे समझती है, उसमें जो अच्छी काम की बातें होती हैं उन्हें सहेज कर आगे बढ़ाती है और जो कमियां होती हैं या जो बातें समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, अप्रासंगिक हो जाती हैं, उन्हें उससे मिले ज्ञान और व्यवस्था को और अच्छा करके और परिष्कृत करके आगे बढ़ती है। अच्छा, इसीलिए कहा, आगे की पीढ़ी आगे। वो हमसे पीछे नहीं है, वो हमारे ही काम को आगे ले जाने वाली पीढ़ी है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्ग पीढ़ी को युवा पीढ़ी को अपने कॉम्पिटिटर की तरह या अनुभवहीन ना समझ की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर बुजुर्ग इस आगे की पीढ़ी आगे के सिद्धांत को ठीक से समझ लें तो वो युवा पीढ़ी को अपने दुश्मन या विरोधी नहीं बल्कि अपने सहयोगी के रूप में देखेंगे। सहयोगी? हाँ, उनका काम नई पीढ़ी का रास्ता रोकना नहीं बल्कि उनका रास्ता साफ करना है, उन्हें हौसला देना है, अपने अनुभव से मिली सीख को इस तरह से साझा करना है कि वो उनके काम आए, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये सोच ही जनरेशन गैप को भर सकती है। बिल्कुल, ये सबसे सकारात्मक तरीका है। तब अनुभव टकराव का कारण नहीं बनता बल्कि मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। ये जो पहली भूमिका है ना, उत्साहवर्धन, वो इसी समझ पर आधारित है। ये समझ तो वाकई बुजुर्गों को अपनी भूमिका के बारे में एक नई स्पष्टता दे सकती है। अच्छा, तो पहली भूमिका हुई युवाओं को हौसला देना, आगे बढ़ाना। इसके बाद दूसरी भूमिका क्या है? जीवन विद्या एक और अहम जिम्मेदारी बताती है, संरक्षक की भूमिका। हाँ, संरक्षक, गार्डियन कह लीजिए या ट्रस्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुजुर्गों ने जीवन भर जो गहरी समझ पाई है, जो मूल्य सीखे हैं, जो अनुभव इकट्ठा किया है, उसे सिर्फ अपने तक या अपने परिवार तक ही सीमित ना रखें। तो क्या करें? बल्कि उसे एक स्थायी रूप दें, उसे एक परंपरा के रूप में स्थापित करें या एक व्यवस्था के रूप में या ज्ञान के किसी संगठित रूप में ढालें ताकि आने वाली कई पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकें। अच्छा, मतलब अपनी समझ को आगे बढ़ाना। हाँ, इसमें अपने तन, मन और धन तीनों से समाज और व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देना शामिल है। ये उनके जीवन भर की सीख को एक तरह से अमर बना देता है, उसे व्यक्तिगत अनुभव से निकालकर एक सामाजिक धरोहर बना देता है। वाह, अपनी समझ को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी भूमिका बताई गई है स्वयं की यात्रा और जागृति अध्ययन पर ध्यान देना। ये क्या है? ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि 60 के बाद का समय सिर्फ बाहर के कामों के लिए नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की यात्रा पर, अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देने के लिए भी है। अच्छा, ये गहराई से समझना कि जीवन सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं है, चेतना या आत्मा अमर है और हमारी समझ, हमारे संस्कार ही हमारे साथ आगे जाते हैं। ये समझना। हाँ, तो इस उम्र में व्यक्ति अपने जीवन भर के अनुभवों से जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो मान्यताएं बनाई हैं, जो संस्कार बने हैं, उनको निरंतर जांचता है, परखता है। अच्छा, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा। हाँ, तो और सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, परिष्कृत भी करता है, यानी उन्हें और बेहतर और मानवीय बनाता है। प्रेम, करुणा और वो जो अनन्यता की भावना है, कोई अन्य नहीं है, उसका गहराई से अभ्यास करना इस अवस्था का मुख्य आंतरिक काम है। तो ये तीसरी भूमिका व्यक्तिगत शांति और संतोष के लिए है। हाँ, यह भूमिका उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर गहरा अर्थ, शांति और संतोष प्रदान करती है। तो ये तीनों भूमिकाएं अगली पीढ़ी का उत्साहवर्धन,
वो आगे की पीढ़ी आगे वाली समझ के साथ, बिल्कुल फिर अपनी समझ का संरक्षण करना बिल्कुल और स्वयं की आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना, ये तीनों मिलकर बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान को एक बहुत ही सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण दिशा देती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ निष्क्रिय बैठकर पुरानी बातें याद करना या टोका टाकी करना नहीं है। हाँ, ये तो एक बहुत एक्टिव रोल लग रहा है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भूमिकाएं सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही सार्थक नहीं है जो वृद्धावस्था में है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। ये अलग अलग पीढ़ियों के बीच एक स्वस्थ, सम्मानजनक और सहयोग वाला रिश्ता बनाने में मदद करती हैं। ये बुजुर्गों को समाज का बोझ या कोई अनुपयोगी हिस्सा नहीं बनाती, बल्कि उन्हें एक सक्रिय, सम्मानित और बहुत जरूरी मार्गदर्शक और संरक्षक बनाती हैं। उनकी उपयोगिता का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी भूमिका एकदम स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जीवन विद्या का ये नजरिया उन बुजुर्गों के लिए एक रोशनी की तरह है जो समाज में अपनी जगह या अपनी उपयोगिता को लेके शायद दुविधा में है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि 60 के बाद का जीवन कोई ढलान या अंत नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी का एक शिखर है। हाँ, शिखर, जहां आप परम उद्देश्य यानी उपकार के लिए, गहरे मार्गदर्शन के लिए और आत्म परिष्कार के लिए जीते हैं। ये एक सक्रिय, जिम्मेदार और सम्मानित भूमिका है। हाँ, ये जीवन के उस हिस्से को जिसे अक्सर गिरावट का समय मान लिया जाता है, उसे एक नए अर्थ और एक नई गरिमा से भर देता है। ये उम्र बढ़ने को कमजोर होना या बेकार हो जाना नहीं मानता, बल्कि इसे समझ के एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने का अवसर मानता है, वो दिव्य मानव पद में जीने का अवसर। और खास तौर पे वो आगे की पीढ़ी, आगे वाली समझ, अगर ये बुजुर्गों के मन में ठीक से बैठ जाए, तो वो अपने विशाल अनुभव को अगली पीढ़ी पर थोपने या उससे निराश होने के बजाय उसे एक ऐसी मजबूत नींव के रूप में देख सकते हैं जिसे वो खुद सींचकर और मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, उनका अनुभव अगली पीढ़ी के लिए पंख बन सकता है, बेड़ियां नहीं। वाह। तो संक्षेप में कहें तो जीवन विद्या उम्र के इस पड़ाव को एक चुनौती की तरह नहीं देखती, बल्कि एक अनमोल अवसर के रूप में देखती है। अवसर किस चीज का? अवसर अपनी समझ को गहरा करने का, सीमित दायरों से मुक्त होने का और उपकार, मार्गदर्शन, संरक्षण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जीने का। ये नजरिया न सिर्फ पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है, बल्कि जीवन के बाद के चरणों में गहरा अर्थ और संतोष खोजने का रास्ता भी दिखाता है। इससे बुजुर्ग अपनी उपयोगिता को लेकर जो दुविधा महसूस करते हैं, उससे पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। और अब जाते जाते एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। जरा सोचिए, अगर हमारा समाज, हमारे परिवार बुजुर्ग पीढ़ी में छिपी हुई इस विशाल अनुभव, मार्गदर्शन और उपकार की क्षमता को जीवन विद्या के इन सिद्धांतों के आधार पर सचमुच पहचानने लगे, उसे सम्मान दें और उसे सक्रिय रूप से समाज की मुख्यधारा में शामिल करें, तो हमारे समाज और परिवारों पर इसका कितना गहरा, कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। पीढ़ियों के बीच कैसा अद्भुत तालमेल, सहयोग और सीखने सिखाने का माहौल बन सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अंत में ये याद दिलाना भी जरूरी है कि इस पूरी चर्चा में हमसे कोई भूल चूक हो सकती है। हाँ, संभव है। किसी बात को समझाने में कोई कमी रह सकती है। ऐसी किसी भी स्थिति में जीवन विद्या का जो मूल साहित्य है, जो वांग्मय है, उसी का संदर्भ लिया जाना चाहिए। हमारी चर्चा में गलती होने की संभावना तो हमेशा ही रहती है। बिल्कुल, मूल स्रोत ही अंतिम प्रमाण है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।